नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजी सेठ जी की कहानी सदियों से। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए सदियों से। एक बार, सिर्फ एक बार वह क्षण भर को ठिठकी थी, फिर उसने सारा पुलिंदा आग के हवाले कर दिया था, बेहिचक। असल में यही वह बला थी जिससे उसे पार पाना था। कितनी कितनी बार वह इसी फैसले के छोर तक पहुंची है, पर निर्णय को मुट्ठी में पूरी तरह भरते हाथ कांप गया है। पुलिंदा थामे फिर भीतर चली गई है। कहाँ रखे? संदूक के तले में, अलमारी के पिछले कोने में, निचली दराज में, गर्म कपड़ों के संदूक में, स्टोर के अंगड़ खंगड़ में। क्षण भर सोचने के बाद हर कोना उसे असुरक्षित और स्वप्रकाशित लगने लगता है, जैसे कि पास से किसी छाया तक के गुजरने से अपने आप बोलने लगेगा, उसकी चुगली खाएगा और वह कहीं भी बैठी अनावृत हो जाएगी। तसले में लगी लपट पुलिंदे के पक्केपन को हड़प ले, इसलिए उसने मिट्टी का तेल डाला था। कागजों को मिट्टी के तेल की जरूरत नहीं, फिर भी डाला था। गड्डियां बंधी हुई थीं, समय के एहसास को सैंडविच के भीतरी भराव की तरह अपने से चिपकाए हुए। कौन जाने यह नन्ही सी लपट उस जुड़ाव को चीर ही न पाए, धुआंसती रहे। धुआं बगल वाले घर तैर जाए और पड़ोसी समझे कि उसके घर में कोई दुर्घटना घट रही है। आपद धर्म के लिए वहां जाना चाहिए। गैस का चूल्हा इस अवसर से पहले उसे कभी इतना असुविधाजनक नहीं लगा था। बस्ती में बसी बड़ी मौसी से वह सदा इस बात पर झगड़ी है। चूल्हे का फैलाया कूड़ा कचरा मौसी को खूब खूब स्निग्ध लगता है। चूल्हे के पांव पर पसरे अंगारों पर रोटी के कुप्पा हो जाने के कौशल को वह खूब विभोर होकर बखानती हैं। उनका चौखूंठा सा तर्क, इन नासपीटों ने चूल्हा तोड़कर तो घर ही तोड़ दिया। गरमाई के लिए न कोई पास बैठे बतियाए, पवित्र आग की ललाई न चेहरे दहकाए, न दूध काढ़ने की गरम भभूत नसीब हो, न ऐसी साफ सुथरी राख बर्तन चमकाने को मिले। यह क्या कि जूते पहने पटपट चलते चले आओ। मुझे तो पलटन जैसी घुसती लगे है रसोई में। कितने ही दिन तो इस बात ने उद्विग्न रखा कि इस एकल पटी गैस के रहते वह कैसे क्या करें, जो केवल अपनी लपलपाती सीध को ही झेल सकती है। अग्नि जैसा परोपकारी पेट उसका नहीं है, जिसमें नया पुराना, मरा जिया, अच्छा बुरा सब कुछ हविष्य बन सकता हो। बहुत दिन सोचते रहकर यह तरकीब सूझी थी, सूझने पर भी शीघ्र कार्यान्वित नहीं करा सकी थी। पसारा चाहिए था, मानसिकता, एकांत, सुविधा, समेटन। बाकी जो कुछ भी था उसे वह इस निर्णय की हिस्सेदारी से बाहर पटकने की चेष्टा करती रही थी। गोपनीयता और एकांत की जरूरत ही थी जो प्राथमिक लग रही थी। ऐसा छिपाव दुराव किस लिए? बार बार मन में आता है कि नरेन से कह दे कि उसके पास पत्रों का एक पुलिंदा रखा है जिसे वह सुरक्षित रखना चाहती है, वैसे ही जैसे घर की और कितनी ही मूल्यवान चीजें। पर अपने शब्द अपने ही गले में घिघियाने लगते हैं। नरेन की प्रश्नाहत आंखें चेहरे पर चुभने लगती हैं। वह वाक्यों की संरचना बदलने की चेष्टा करती है, अपनी मंशा को कुछ परे से छू पाने की निरीहता में टहल आना चाहती है। नरेन सुनो, इंसान की जिंदगी काट का कोई शहतीर तो नहीं होती कि घटना घटना आरी से काट दी जाए और टुकड़ों से मनमाना कर लिया जाए। क्या मतलब? नरेन उठकर बैठ जाता है, गहरा गहरा घूमने लगता है। वह टाल जाती है, डर जाती है। यह डर कहाँ से आता है? कौन से अपराध बोध से उपजता है? उसका अपराध क्या है? क्या था? ऐसे दृश्य इतनी बार उसके मन में से हो गुजरते हैं कि वास्तविकता तक ले जाने की उसकी चेष्टा की फूंक ही निकल जाती है। एक खिसियाना रोष हाथ लगता है,
दाम्पत्य खूब चतुर चालाक है। अपनी सत्ता को तो आगत की अंतिम सरहदों तक तान कर रखता है। बीते की तनिक सी भागीदारी सहन नहीं करता। जो कुछ होता है वह किसी और के साथ होता है कि भाप बन जाए। इन सब बातों के बारे में नरेन क्या सोचता है वह नहीं जान पाती। क्यों उसके मनोभावों को छू नहीं पाती। वह क्यों इतना निरावेग निर्प्रश्न है। इसके साथ वह ऐसे रहता है जैसे वह सदा से यहीं रहती आई हो, इसी घर की धुरी में से उपजी हो। भूले से भी वह कभी उन बातों की चर्चा नहीं करता जिनसे उन हादसों की गंध आती हो। इसे वह पीड़ा माने या सावधानी, दुख कहे या अदुख, कौन सी प्रतिक्रिया उसके मन के निकटतम रही होगी। वह अच्छी तरह जानता है कि उसका हेमंत से प्रगाढ़ लगाव रहा। उसे यह भी जानकारी है कि यह लगाव विवाह में परिणत हो जाने वाला था। विवाह का आश्वासन प्रेम को किस अकुंठ आप्लावन में टेर सकता होगा, क्या वह नहीं जानता होगा। उसका संयत सा दिखता चेहरा वह फाड़ डालना चाहती है। परत परत के स्वभाव को जान लेने को कसमसाती है। पता तो लगे कि ऐसी मीनल को, जो किसी एक दिन अपने इतिहास की गठरी लाते लहूलुहान मन से उसके आंगन में आ खड़ी हुई थी, उसका यहाँ क्या स्थान है। वह उसके साथ जीता है या उसे झेलता भर है। तुम्हें मेरे साथ रहते अधूरा अधूरा जैसा लगता है ना। ऐसा कोई वाक्य उस पर चस्पा करते ही वह ठट्ठा मारकर हंसने लगता है। यह अधूरा अधूरा जैसा क्या होता है मालूम है। अपंग लोगों को लोग अधूरा कहते हैं। क्या तुम मुझे वह समझती हो। उसका पहले से इतना व्यक्त चेहरा और भी प्रमुदित लगने लगता है। ऊंचा माथा, कोरों तक हंसती आंखें, निष्कवच पर निगूढ़ चेहरे पर गड्ढमड्ढ, इन दो प्रबलताओं को वह अक्सर चकित होकर देखती है। नरेन क्या समझता है कि अनुपस्थित हो जाने से हेमंत मिट गया, स्मृत हत हो गया। हेमंत उसके जीवन का नहीं, उसके मन का कैदी है। और मन के माध्यम से किसी को छूने की चेष्टा पहले तो अपने को बांधती है। वह ऐसा ना भी चाहे तो क्या रोक पाती है। हेमंत ने कितनी जगह खाली की है, इसे हेमंत से परे जाकर जाना है। जब वह खुद कहीं नहीं था, स्मृतियां थीं, पत्र थे, एक गुड़ गूंगा स्वाद जिसमें से बार बार गुजरा जा सकता था। रात बेरात, आगे पीछे, देश काल की सीमाओं को अंगूठा दिखाकर। यह सुख अब भी कभी कभी, या जब कभी नरेन घर में नहीं होता, या उदासी का कोई चिथड़ा उसे अपनी फड़फड़ाहट में बांध देता है। घर में रहते एक प्रवासी की मनोदशा, इस एक अनुभव से वह गाहे बगाहे गुजरती है। तब पत्रों के माध्यम से अक्सर अपनी निजता को लौटती है। इन पत्रों में एक जकड़ीली टेर है, एक आमंत्रण, स्थिति की भंवर में थिर थरथराती कोई न कोई स्मृति। इनके सानिध्य में अकेले जा बैठने का लालच मन में लपलपाया करता है। इन्हें प्यास का पर्याय मानकर लिखा गया था। दुलारते मनोहारते हुए, टेरते सहराते हुए, एक अधीन कामना का उत्ताप, एक सिंकी सी आश्वस्ति कि जो कुछ इनमें शब्दबद्ध है वह उसी को संबोधित है। एक उस अकेली के मन की सुंदरता पर आसक्त है। पढ़ते समय एक दर्पण सा मन में जगमगाता रहता है। वह एक दूसरा संसार है जो तरल होकर उसके बंद दरवाजों की दरारों के नीचे से घर में घुस पड़ता है और नरेन के सजे धजे घर को गीला सीला कर देता है। इनमें से गुजरती वह पस्त ध्वस्त सी हो जाती है। चाहने लगती है क्यों नरेन हेमंत नहीं हो जाता। उसकी भी तो वैसी ही संबंधात्मक भूमिका उसके जीवन में है। इन 3 वर्षों में उसने जाना है नरेन हेमंत नहीं हो सकता। कोई भी एक दूसरा नहीं हो सकता। एक में दूसरे की कोई अभिप्सा मन को रंक बना देती है। एक का उपजाया सुख दुख दूसरे के लिए बेमानी है। जीने को छूने के लिए एक रस एक तार हो जाना पड़ता है, तब कहीं छोटा बड़ा कुछ सधता है। नरेन को साधना एक सरल सी दिखती ऊंचाई की साध, हेमंत का सानिध्य एक अविरल प्यास। इन दोनों के आधारों में कोई रिश्ता ही नहीं।
उसके मन में बैठ गया है कि उसकी असली मुक्ति इन पत्रों में बंद है। यही वह जिन्स है जो उसके हर एकांत को एक अभिमंत्रित पुकार द्वारा अपने घनेरे कोटर में खींच लेती है। वहां रहते वह भूल जाती है नरेन से विवाह, रजत का जन्म, दूसरे औचित्य। मन वह देहरियां लांघता चला जाता है जो उसे नहीं लांघना चाहिए। चाहिए कि चतुर्दिक तनाव के बावजूद इनके रहते एक गुप्त सा सिलसिला मन में जारी रहता है, एक गोपनीय सी बांधविता जो उसके और नरेन के दाम्पत्य को निर्दोष नहीं रहने देती, अनचाहे भी कितना बड़ा बीचों बीच रच देती है, अपराध भाव की कीच में लसेड़ देती है। क्योंकि नरेन का वरण उसने स्वेच्छा से किया था, जानते समझते। इस चुनाव में कोई विवशता नहीं थी। दर्द की धरती से परे चल आने के सुयोग की ओर ध्यान जरूर था। इतना बस। नरेन को क्या पता कि वह क्या क्या सोचा करती है, इस निर्विकारता के लिए किन किन अग्निकुंडों में से गुजरती है, मन के दर्पण को साफ सुथरा रखना चाहती है। इस पुलिंदे के उद्घाटन ने किसी दिन ठग ही लिया तो उसकी मंशा की पवित्रता को कौन मानेगा। परसों ही कितना बाल बाल बची थी। पासबुक की तलाश का साझा अभियान एक धुकधुकाती पीड़ा बन गई थी। नरेन इन्हें पा जाता तो कौन जाने उसके भीतर से भी एक अदद खूंखार पति निकल आता जो निर्मोह होकर पत्रों को आग के हवाले कर देता। सह सकेगी क्या? वह परेपन मन में नहीं है जो पत्रों को कागजों में तब्दील कर देता है। नरेन द्वारा किए इस विनाश की कल्पना से वह कांप हाँप जाती है। छूटते शब्दों की लय उसके पोरों को थरथराने लग जाती है। इससे अच्छा है वह खुद ही इन्हें फूंक आए। अपने आत्मियों को लोग स्वयं जलाने जाते हैं, कंधों पर लाद कर ले जाते हैं, फिर फूंक भी आते हैं। देह को फूंक देते हैं, मोह ममता पास रख लेते हैं। नष्ट हो जाना चीजों की देह का धर्म है, मन का तो कतई नहीं। साहस का एक क्षण उसके हाथ आ ही गया है तो उसने फैसला कर लिया है। यह वैसा ही फैसला है जैसा हेमंत के साथ जीवन को बरतरफ करने का फैसला। उससे जुड़ी चीजें उसी की नियति पा जाने को अभिशप्त हैं, व्याप्त, असमाप्त। तसले के तले में उसने रेत डाली है, लकड़ी की चिप्पियों और कागजों से एक लौ उगाई है, मिट्टी का तेल डाला गया है और पुलिंदा लौ के हवाले कर दिया है। लपट सुनहली है पर क्रूर है, दृष्टिहीन, सर्वग्रासी। यह तक नहीं जानती कि वह क्या कर रही है। उसके लिए तो सब कुछ चारा है, सारे आवेग और अनुभूतियां, सारे पड़ाव और स्मृतियां। उसे नहीं पता वह क्या नष्ट कर रही है। किसी की सारी संपदा, सारे का सारा संचयन। बाहर घंटी बजी है। वह हड़बड़ा गई है, डर गई है। कौन होगा इस समय बीच दोपहर में? जो कोई भी वह हो, अंदर आ गया तो उलझन होगी। क्या कहेगी कि वह क्या कर रही थी? पकड़ी जाएगी। कागजों का जलना पता लगा तो दाम्पत्य की धवलता पर आंच आएगी। हो सकता है कि वह कोई नरेन से चर्चा ही कर बैठे। नरेन को सीधे पता लगना एक बात है, दूसरे से जान पाना बिल्कुल दूसरी। इसमें चोरी चोरी सी लगती है। चोरी तो वह कर ही रही है, नरेन की पीठ के पीछे। यह कर्म यदि इतना ही निरीह निरापद है तो नरेन के सामने क्यों नहीं किया जा सका? क्यों बीच कहीं एक पर्दा सा तना है? जैसे कि आंख बचाकर सारी स्लेट साफ करके पति के सामने ले जाना अच्छा है। जैसे कि विवाह एक साझेदारी नहीं, सच्चे झूठे को सिद्ध करने का इम्तिहान है। जैसे कि सारी खुशी का आधार इस बात पर है कि कोई दूसरे के सामने अपने को कैसे प्रस्तुत कर पाता है। असली बात तो हुई सिद्ध कर पाना, प्रस्तुत कर पाना। घंटी ने फिर उसकी तंद्रा तोड़ी। उसने जो सोचा था, दरवाजा न खोले और आने वाला उन्हें अनुपस्थित समझकर टल जाए, संभव नहीं लगता। इस शोर शराबे से तो उल्टे रजत जाग जाएगा। कोर्ट यार्ड से लगती रसोई का भीतरी दरवाजा बाहर से बंद कर वह बाहरी दरवाजे की ओर लपकी। दरवाजे में आई होल होता तो कितना अच्छा रहता।
आगे ऐसी व्यवस्था करवाएगी। बाहर गेट पर डाकिया रजिस्टर्ड पत्र लिए खड़ा है। उसने राहत की सांस ली। नरेन की एवज हस्ताक्षर करके लिफाफे को बिना उल्टे पलटे एक किनारे रख दिया। इस समय किसी दूसरे पत्र के लिए जिज्ञासा उत्सुकता उसके मन में नहीं है। बाहर का दरवाजा इस उतावली में बंद करना भूल न गई हो। इस आशंका का निवारण करने के लिए वह दोबारा दरवाजे की चिटकनी देखने गई। तसले में जलते कागज अब काली भभूत के चीथड़े जैसे दिखने लगे थे और ऐंठते से तसले के छोरों पर पसरने लगे थे। पास रखी झाड़ू उसने उठाई और उसकी मूठ से उस छोटे से अलाव को छेड़ दिया। एक छोर से एक गाढ़ी सी धुआंस उठी और लपट बनने को लपकने लगी। मोटे कागज का कोई टुकड़ा रहा होगा, शायद कोई कार्ड, उसके जन्मदिन या नए वर्ष या ऐसे ही किसी विशिष्ट अवसर का उद्वेलन। पीछे के कितने ही सोपानों में भटकता एक रुमासा सा स्मित उसके भीतर घुमड़ आया। अंत की आत्यंतिकता में भी विशिष्ट सामान्य होकर अपने को गंवा देना नहीं चाहता, अपनी सत्ता कायम रखना चाहता है। पर अग्नि के लिए तो सब कुछ भविष्य है। सामान्य विशिष्ट काला धवल सारी सरहदें। विवाह के लिए भी कुछ एक रूप एक भाव है, अतीत भविष्य वर्तमान। काले काले चीथड़े विच्छिन्न होने लगे थे और नन्ही हल्की फुल्की चिंदियों में टूटकर इधर उधर उड़ने लगे थे। चिंदियां आसपास के फर्श पर दीवारों पर बैठने लगी। वह घबरा गई। इन उड़ते चिन्हों को वह कैसे समेट पाएगी? घबराकर उसने तसले में पानी छिड़क दिया। ऐंठे चीथड़े तुरंत दुबक गए। उनका शमित सीजापन उसे इतना विरूपित जैसा लगा कि हाथ में पकड़े मग का सारा पानी उसने तसले में उड़ेल दिया। तसला उसने हटाने की चेष्टा की, गर्म था। प्रतीक्षा प्रबल देरी उसे असह्य लगने लगी। जल्दी उसके मन में है, चीजें अपना समय लेती हैं। वही एक है जो समय को दबोचकर अपना अनुगामी बना लेने को उतारू है। धीरज मन में नहीं है। 3 बजे हैं, रजत जागने वाला है। छोटा है तो क्या, देख सुन तो सकता है। पापा की अंगुली पकड़कर ठुमकता ठुनकता यहां तक ला भी सकता है। बाकी सब कुछ नरेन खुद देख लेगा। वह कितना नंगा नंगा सा महसूस करेगी। तौलिया लेकर तसले की परिधि को 2 छोरों से थाम लिया है और उसके भीतर की कीच को हिलाते डुलाते नाली के हवाले कर दिया है। काला गाढ़ा लिसलिसा घोल, उसका पूरा इतिहास, सब कुछ चुक गया तो आवाक हो रही। धम्म से वहीं बैठ गई। आंगन और रसोई के बीच उठी संक्षिप्त सी ऊंचाई पर चेहरा हथेलियों के संपुट में बांधे। भीतर कुछ कुछ किरकिरा रहा है, चिर चिर चिर। कुछ दहक रहा है, चिट चिट चिट। घोल ही बन गया तो वह बह भी जाएगा, पर बहने से क्या सध जाएगा? जो कुछ है वह तो चेतना की दीवारों पर दर्ज है। वह सब अचल है, अडिग है, अनित्य है, क्योंकि अनापूर्त है, संभावना की भंवर में टिका हुआ है। हेमंत के साथ जीवन गुजरता तभी तो कुछ बिसरता, नए आवृत्त बनते। एक अनुभव का मुखड़ा दूसरे अनुभव से ढका जाता। अभी तो सब कुछ यथावत है, देश काल की उन्हीं उन्हीं चौखटों पर चिपका बैठा। तो फिर उसने क्या नष्ट किया? किस चीज को फूंका? कागज, इतिहास, प्रमाण, संवेदनाएं, संग्रह, संचय, स्मरण। कौन सी प्रतिक्रिया उसके मन के निकटतम है, नहीं जानती। राहत को आना था, पस्ती मन में आई। थकान, जैसे मीलों थुलथुल रेत में पैदल चलकर आई हो। आकाश आच्छन्न है, मटमैला। मन ऐसा जैसे मरघट से अकेली लौटी हो। रजत के रोने ने लौटाया है। वह सब कुछ जहां का तहां छोड़कर भीतर भागी है। उसने चाहा है कि रजत के पास तक पहुंचने से पहले उसकी आवाज रजत तक पहुंच जाए। आई बेटा आई के बोल उसके भीतर से उमड़े तो थे, पर गले के तंतुओं में कहीं घुटकर रह गए। रजत बिस्तर पर बैठा मुंह फाड़े रो रहा है। आंसुओं से भीगे उसके गाल दहक रहे हैं। उसके कपड़े तरबतर हैं।
वैसे ही गीला सीला उसने रजत को सीने से चिपटा लिया। अपनी दोनों बाहें उसके पीठ के पीछे घुमाकर उसी के कंधों पर टिका ली हैं। एक भरपूर पहुंचता हुआ स्पर्श भीतर तक, भीतर के भी भीतर तक। हिल गई है, खुल गई है, झर रही है, कमरे में नंगे पांव चल रही है, घुमेरियां ले रही है और रो रही है। रजत चुप है और वह रो रही है। रजत ने एकाएक विद्रोह कर दिया है। वह फिर चीखने लगा है। गीले और गरम के ऐसे बीहड़ टिकाव से शायद घबरा गया है। चंचल खिलंदड़ा शिशु। क्या शिशु? इससे आगे वह रजत की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। रजत की मांग ही इस समय मुख्य और महाकार है। रजत का नैपकिन बदलकर उसने फीडिंग बोतल उबाली, उसका बिस्तर तरोताजा किया, दूध की बोतल देकर लिटाया, ओढ़ाया, चूमा। मुड़ मुड़कर वह पीछे निहारती बाहर निकल गई। नरेन जब तक आए उसे अपने आपे में होना चाहिए। रात सिर पर है और वह इतनी अनमनी है, यही चिंता मन में घनी है। पत्नी के लिए रात एक जवाबदेही है, एक सलीब जिस पर टंकर उसका सारा कार्य व्यवहार तौले जाना है, जो जीवन की सामान्यता को नापने का एक अकेला मापदंड है। उससे च्युत होकर पत्नी नाम की संज्ञा के प्रांगण में कांटे ही कांटे हैं। रात होते ही मन का उद्वेग द्रवणशील हो जाता है और शिराओं में धप धप चलने लगता है। नरेन की जगह कोई और होता तो और भी मुश्किल होती। नरेन संवेदनशील है, सूंघ लेता है, जांच लेता है, अपने मन को व्यस्त निवृत्त कर लेता है, प्रतीक्षा का अर्थ जानता है। वह अनूठा और अनाक्रामक है। यह भार भी कुछ कम तो नहीं उसके लिए। एकाधिकार की जमीन से स्वेच्छा से परे टहल जाने वाले आदमी को सहना। नरेन क्या कभी कभी जान पाता होगा कि उसके तई संवेदना का केवल अपना छोर है। रास्ते की माप तो अपने ही छोर से होती है। अधिकार प्रयोग में जो एक बिनभोगी परिणति है, वह मन को बुद्ध की तरह कोने में खड़ा कर देती है। जो जबरदस्त है वह तृप्त होता है। मनोमुखी अपने देह के नीचे पिसता हुआ भी बच जाता है। यह दुर्घटना दाम्पत्य में रोज घटती है। कूल किनारे तो कभी कभार ही मझधार में आ पाते हैं। डूबना तो मझधार में ही हो सकता है, वह भी दूसरे के उत्तेजक उद्यम से। सतह पर तो अपनी ऊब डूब ही फेन की तरह मथी जाती है। इसीलिए रात आती है तो डर व्यापता है। डर कितना सर्वग्रासी आवेग है। उघड़ने का डर, पकड़े जाने का डर, अधूरे समर्पण का डर, शरीर के शरीर न होने का डर, मन के बेमन होने का डर, जो कुछ हो चुका उसके रिस आने का डर, जो कुछ होना चाहिए वैसा न हो पाने का डर। यह जवाबदेही बाकी सब छोरों पर कितना पंगु करके फेंक देती है। एक स्त्री को कितना प्रतिबंधित करती है, क्या पुरुष को भी। कमरे में कपड़े बदलता नरेन ऑफिस में जनरल मैनेजर के अचानक आ जाने से पैदा हुए तनाव की तफसील दे रहा है और वह टेबल लैंप की छाया में पलंग के कोर पर बैठी रजत को थपथपा रही है। लगता है तुम सुन नहीं रही। सुन रही हूं, जानबूझकर बोल नहीं रही, रजत के कारण। आज रजत को इतनी लगन से सुलाया क्यों जा रहा है? नरेन के मुख पर एक शरारती मुस्कान देखकर वह सिहर गई है, पैर से अंगूठे तक। नहीं नरेन, नहीं, एकदम नहीं। होल्ड ऑन, यू आर सो अंडरस्टैंडिंग। आज मन में मरसिया जैसा बज रहा है। सोचा नहीं था ऐसा होगा, पर हो रहा है। एक आग सी जाग रही है, धधक रही है, बुझ रही है, चीथड़े हो रही है, घोल बन गई है, बह रही है, वह भी नालियों में, कृमि कीट कीटाणुओं के गह्वर में, अलमारी से सीधे नाली में, मन से सीधे खोह में, जीवन से शून्य में। मेरा मन अभी खाली नहीं है नरेन, तुम अभी वहां कहीं नहीं हो। काले चीथड़े जैसे हवा में फड़फड़ा रहे हैं, पर मुंह से एक भी बोल न फूटा। उफ, ऐसी किसी निखालिस बात के लिए कितनी अनुपयुक्त होती है जिंदगी, कितनी कच्ची, कितनी असहयोगी। रजत सो गया है,
पर वह रजत को अब भी थपथपाती वैसी की वैसी बैठी है। नीचे देखते होने के कारण वह नरेन के क्रियाकलापों को देख रही है। वह कमरे में चल फिर रहा है। तुम बहुत देर लगा रही हो मिन्नी, मैं सो भी जाऊंगा। रजत को उसकी कॉट पर सुलाओ, जल्दी आओ। ट्यूब बुझाकर उसने सिरहाने का लैंप जला दिया है और अपने ही बिस्तर पर उसके लिए 3/4 जगह छोड़कर पसर गया है। आज की रात उसके लिए बचाव का एक अभियान बनकर रहेगी। उसने जान लिया है। मन में तनिक सी भी तत्परता नहीं है। सामने से चलते आए आवेग को सहने तक का मादा नहीं है। एक आवाक सीजापन इस छोर से उस छोर तक फैलता। हेमंत कहाँ होगा इस समय? शायद न्यूयॉर्क। दीप्ति ने ऐसा ही बताया था। तुम्हारे बारे में पूछता था। तुमने क्या कहा? मैंने बता दिया था सब कुछ। वह सब कुछ क्या है? जो बताया वह खोद खोद कर दीप्ति से पूछना चाहती रही। उस सूचना से बनी हेमंत की दृष्टि से अपने को देखना चाहती रही। पर दीप्ति के लिए सब कुछ तो मात्र इतना कुछ है, विवाह, संतान समाप्ति। और भी कुछ पूछा? उसने ललकार कर कहा। हाँ पूछा, तुम्हारा पति कैसा है? कहने लगा, सुना है कोई बिग शॉट है। और कुछ? नहीं, बस और तो कुछ नहीं। खुश था? उसने डरते डरते पूछा था। हाँ, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। सूचना के इस छोटे से टुकड़े को वह कई दिन तक ओढ़ती बिछाती आई थी। विदेशी मुद्रा और पत्नी, विदेश में प्रोफेशनल्स की श्रेणी, सब कुछ मनचीता उसे उपलब्ध है। हेमंत की चांदी ही चांदी है। जो कुछ चाहा पा गया। क्या सच में उसके मन में सब कुछ पा जाने की प्रतीति होगी? क्या वह कभी उस उत्तानता के बारे में सोचता होगा जिसकी वही एक अकेली हिस्सेदार थी? क्या वह जान पाया होगा कि शब्दों के पुल विनाश की कालिमा में अंतर ध्यान हो गए? कहने को वह अपने को बड़ा इंट्यूटिव बताता था। डॉक्टरी का धंधा और इंट्यूशन। सच बताऊं मिन्नी, अंगों की चीर फाड़ करते कभी कभी तो इमोशंस की बात एकाएक फालतू लगने लगती है। चीरते जाओ, काटते जाओ और हाथ लगेगा एक डिजीज्ड लिम्ब, किसी व्याधि की रेशेदार जड़। मुझे तो लगता है ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन इंसान की संवेदना से हाथ धो बैठूंगा और तुम्हें भी नहीं पहचानूंगा। यही कहने जा रहे थे ना तुम? वह वाक्य मिन्नी ने पूरा किया था। वह घड़ी कितनी जल्दी आ गई, बिना किसी मोड़ की चेतावनी के। हेमंत चाहता तो इस आने को रोक सकता था, नहीं रोका। उसकी भी क्या कोई लाचारी रही होगी? वह उसके जीवन में थी तो थी, महत्वाकांक्षा उसके जीवन में है तो है। मिन्नी की समझ और पहुंच के आगे भी उसकी इच्छाओं आकांक्षाओं का अस्तित्व रहा होगा। जरूरी तो नहीं कि पुरुषार्थ की सात्विकता वैसी ही उसके मन में हो जैसी उसके अपने मन का जुनून है। अब यह जुगाली और पछतावे, इनका लाभ, प्रेम और महत्वाकांक्षा के बीच अड़ा ही ली जिंदगी, तो ऐसा कुछ होना ही था। उसके आने तक तो नरेन सो गया है। लैंप बुझाकर वह बगल में लेट गई है। झूठे ही रजत को सुलाती थपथपाती रही, कपड़े बदलने और निवृत्त होने को लजाती रही। नरेन तो जाने कब का सो गया है। क्या वह नरेन को छल रही है, झांसा दे रही है? रोज ही आई। हेमंत के कारण नरेन से छल और नरेन के कारण हेमंत की दुविधा। जीवन को क्या अपराध भाव की श्रृंखला ही होकर रहना है? जीने को क्या ऐसे ही सहना है, लिसलिसाते हुए उन अपराधों की कीच में जो उसने कभी नहीं किए, उससे कभी नहीं हुए? स्त्री होने की क्या यही परिणति है? अपने से लड़ना, जूझना, अपनी निष्ठा को साध्वी सिद्ध करने के लिए हर पल घड़ी पंजों पर उठूंग खड़े रहना। वह नरेन से कह सकती थी ना कि आज वह अस्वस्थ है, आज उसका मन विपन्न आच्छन्न है। हेमंत से विदाई के एक व्यक्त अनुष्ठान में से वह गुजर कर आई है, पस्त हो गई है। आज उससे नहीं सध सकता कोई भी स्वीकार, कोई साझेदारी।
आज उसका तंतु तंतु झनझनाया हुआ है। क्यों जरूरी था बहाने बनाकर बचना, एक कुंड से निकलकर दूसरे में लिथड़ने लगना। उसे विश्वास है नरेन समझ जाता। वैसे भी हेमंत जैसे संबंध से विदाई किसी भी पति को अच्छी लगती। नरेन को भी कुछ अच्छा ना भी लगता तो भी वह सह जाता, चुप रहता, अंधड़ के थम जाने की प्रतीक्षा करता। इतना सौम्यनस्य तो उसमें है, तो फिर वह किसके हिस्से का भोग भोग रही थी। कुछ तो हुआ है कि वह झटके से उठकर बैठ गई है, घनघोर अंधेरे में आंखें फाड़े देखती। तो फिर वह कौन है जो सतत इस जवाबदेही की सूली पर टंगी है। सदियों से इसी तरह इन्हीं अदालतों के बीच उघड़ी खड़ी है। सभी प्रश्नों के जवाब उसे ही क्यों देने हैं। और भी तो अभियुक्त रहे होंगे इन बहुपर्ती मुकदमों के। कुछ और भी बयानात जरूरी होंगे इस घटते क्रम के। एक उसी के सिर पर औंधा होकर आकाश क्यों खड़ा है। मिन्नी जान लेना चाहती है वह स्त्री कौन है, उसका आवास प्रवास कहाँ है। क्यों मिन्नी उसे अपने से अलग नहीं कर पा रही है। क्यों मिन्नी उसी के अंतःकरण में से होकर गुजरने को अभिशप्त है। इतना तो मिन्नी जान पा रही है कि वह स्त्री मिन्नी नहीं है। मिन्नी जो है वह नरेन से कह सकती है कि वह अभी तक हेमंत को प्रतिश्रुत है। पत्रों को फूंक देने के बाद भी उसके मन को मुक्ति नहीं मिल पाई है। मिन्नी जो है वह प्रीतिपूर्वक नरेन के साथ रहना चाहती है। वह रजत को खूब प्यार करती है और नरेन का आदर भी उसके मन में विपुल है। वह स्त्री मिन्नी नहीं तो फिर कौन है। कौन थी जो जूझ रही थी, फूंक रही थी, दाम्पत्य की धवलता को सिद्ध करने के लिए सूली पर टंगी थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।